हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सब बहुत बढ़िया होंगे और मजे कर रहे होंगे। ठीक है बच्चों, तो आज हम अपना क्लास 10th चैप्टर 1 साइंस केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का लेक्चर नंबर 3 लेके आप लोग के सामने आ गए हैं। ये हम लोग का लेक्चर नंबर 3 है बच्चों। लेक्चर नंबर 1 और 2 में हमने इस चैप्टर के बेसिक्स और लेक्चर नंबर 2 में टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में हमने लास्ट डीकंपोजिशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन और डीकंपोजिशन, दो टाइप ऑफ रिएक्शन उसमें हमने कंप्लीट कर दी थी बच्चों। अब हमें आज शुरुआत करनी है तीसरी टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं बच्चों। आइए बच्चों शुरुआत करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की और देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या है। ठीक है, तो हमने कहा कि जो तीसरी टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, उसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट रहती है बच्चों ये रिएक्शन। ठीक है, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो एग्जाम में आती ही आती हैं। ठीक है, मैंने कहा सबसे पहले तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती क्या है ये समझेंगे। मैंने कहा डिस्प्लेसमेंट मतलब होता है किसी को हटा के उसकी जगह ले लेना। मैंने कहा जब कभी भी एक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट एक कम रिएक्टिव एलिमेंट को हटा देगा, हटाएगा कौन? जो ज्यादा रिएक्टिव होगा। हटेगा कौन? जो कम रिएक्टिव होगा। ठीक है, उसके कंपाउंड में से, उसको कहते हैं बच्चों डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब तुम्हारे मन में आ रहा होगा तुम्हें कैसे पता चलेगा कौन कम रिएक्टिव कौन ज्यादा रिएक्टिव, उसको भी अभी डिस्कस करेंगे बच्चों। तो मैंने कहा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। मैंने कहा व्हेनेवर a more reactive element, मैंने कहा whenever a more reactive element displaces, whenever a more reactive element displaces a whenever a more reactive element displaces a less reactive element, displaces a less reactive element, less reactive element from its compound, from its कंपाउंड। मैंने कहा जब कभी भी एक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट हटा दे, मतलब डिस्प्लेस कर दे एक कम रिएक्टिव एलिमेंट को फ्रॉम इट्स कंपाउंड, इट इज नोन एज, बच्चों उसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट उसको कहते हैं बच्चों डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, अब हम लोगों को कैसे पता चलेगा कौन किससे ज्यादा रिएक्टिव है कौन कम रिएक्टिव है। मैंने कहा इसके लिए मुझे एक रिएक्टिविटी सीरीज पढ़नी पड़ती है। मैंने कहा इसके लिए मुझे एक रिएक्टिविटी सीरीज पढ़नी पड़ती है मेटल्स की। ठीक है, मैंने कहा इसके लिए मुझे एक रिएक्टिविटी सीरीज पढ़नी पड़ेगी मेटल्स की। मैं तुम्हें बताता हूं क्या होती है वो। मैंने कहा रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स की हम लोग बात करने जा रहे हैं। मैंने कहा क्या होता है रिएक्टिविटी सीरीज। मैंने कहा ये एक सीरीज होती है ऑफ मेटल्स या एलिमेंट्स जिसमें वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी, ठीक है, या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी, वो डिपेंड करता है कि तुम इंक्रीजिंग अरेंज करो या डिक्रीजिंग, लेकिन एक ऑर्डर होगा या तो बढ़ते हुए या घटते हुए। अच्छा, हम लोग जो रिएक्टिविटी सीरीज बनाने वाले हैं वो हम डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी वाली बनाने वाले हैं। तो मैं वही डेफिनेशन लिखने वाला हूं रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स की। मैंने कहा इट इज अ सीरीज, it is a series of metals in which it is a
series of metals in which they are arranged in decreasing order of their reactivities. Decreasing order of their reactivities. बात क्लियर है? अच्छा, मैं तुम्हें दिखाता हूं अब कैसे बनाते हैं। मैंने कहा इसको बनाने के लिए हमें एक छोटा सा टर्म याद करना है जिससे बनाना आसान हो जाएगा। अब तुम्हें मे बी पॉसिबल दूसरी कोई ट्रिक ज्यादा इजी लगे या कहीं और से ट्रिक सुनी भी ज्यादा आसान लगे या तुम्हें याद हो जाए डायरेक्टली, ठीक है। लेकिन हम कुछ बच्चों के लिए ट्रिक बता रहे हैं, यहां पे लिख रहे हैं। मैंने कहा सबसे आसान ट्रिक, एक ट्रिक हम सबसे आसान यहां पे लिख रहे हैं, एक वर्ड लिख रहा हूं PSC। क्या लिखा बच्चों? PSC मैजेंटल, MAZINTL। क्या लिखा? PSC मैजेंटल HCMS और लास्ट में G। ये एक ट्रिक है जिससे बच्चों बहुत आसान हो जाएगा रिएक्टिविटी सीरीज को याद करना, ठीक है। PSC मैजेंटल HCMS G। P स्टैंड्स फॉर पोटेशियम। सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल हमारे पास होता है बच्चों पोटेशियम। सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल हमारे पास पोटेशियम होता है बच्चों K। दूसरे नंबर पे रिएक्टिव S स्टैंड्स फॉर सोडियम। S स्टैंड्स फॉर सोडियम बच्चों, सोडियम Na। C स्टैंड्स फॉर कैल्शियम बच्चों, PSC। M स्टैंड्स फॉर मैग्नीशियम, M स्टैंड्स फॉर मैग्नीशियम बच्चों, मैग्नीशियम। A स्टैंड्स फॉर एल्यूमिनियम, A स्टैंड्स फॉर एल्यूमिनियम। Z स्टैंड्स फॉर जिंक बच्चों, जिंक, Zn। I स्टैंड्स फॉर आयरन, आयरन बच्चों Fe, ठीक है। N स्टैंड्स फॉर निकिल, N स्टैंड्स फॉर निकिल। ऑर्डर में याद करने का बच्चों सबसे आसान तरीका है PSC मैजेंटल HCMS G, ठीक है। निकिल, निकिल के बाद T स्टैंड्स फॉर टिन, टिन मतलब Sn, टिन सिंबल होता है टिन का Sn। उसके बाद L स्टैंड्स फॉर लेड, PB, LEAD, लेड। H स्टैंड्स फॉर हाइड्रोजन, H स्टैंड्स फॉर हाइड्रोजन H। उसके बाद बच्चों CMSG, कॉपर, C स्टैंड्स फॉर कॉपर, कॉपर। M स्टैंड्स फॉर मर्क्यूरी, मर्करी, ठीक है। S स्टैंड्स फॉर सिल्वर, S स्टैंड्स फॉर सिल्वर, सिल्वर इज बच्चों Ag, सिल्वर। और लास्ट G स्टैंड्स फॉर गोल्ड, गोल्ड इज बच्चों Au, Au, गोल्ड इज Au। तो मैंने ये एक सीरीज लिखी है, मैंने ये एक सीरीज लिखी है जिसमें एलिमेंट्स अरेंज्ड हैं, ठीक है, जिसमें एलिमेंट्स अरेंज्ड हैं। ये ऑर्डर है बच्चों डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। इस ऑर्डर के बारे में अगर मैं बताऊं, ठीक है, अगर मैं इस ऑर्डर के बारे में आप लोग को बता दूं तो ये जो ऑर्डर है, ये जो ऑर्डर है आप लोग के सामने, मैंने कहा ये ऑर्डर है डिक्रीजिंग ऑर्डर, ये ऑर्डर है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी,
मोस्ट रिएक्टिव सबसे ऊपर, लीस्ट रिएक्टिव सबसे नीचे। ठीक है, ये तुम लोग को याद करनी होती है बच्चों, और याद करने में बच्चों को क्योंकि दिक्कत होती है तो उसके लिए हमने एक तुम्हें शॉर्टकट बताया हुआ है। ठीक है, यह है ट्रिक टू लर्न, यह है ट्रिक टू लर्न रिएक्टिविटी सीरीज। ट्रिक टू लर्न, वरना ना ऑर्डर में याद नहीं कर पाओगे तुम लोग। ट्रिक टू लर्न रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, ये मैंने ट्रिक टू लर्न रिएक्टिविटी सीरीज लिख दी है बच्चों। इसकी मदद से तुम लोग रिएक्टिविटी सीरीज को याद भी कर सकते हो। ठीक है, इस रिएक्टिविटी सीरीज से मुझे यह पता चलता है कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है और सबसे कम रिएक्टिव कौन है। ठीक है, मैंने कहा ये मोस्ट रिएक्टिव है, मोस्ट रिएक्टिव मेटल होता है बच्चों ये। ठीक है, मैंने कहा लास्ट में गोल्ड जो है वो लीस्ट रिएक्टिव है। ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है वैसे, इतना समझो कि वो लीस्ट रिएक्टिव है बच्चों। ठीक है, तो उसको नोट कर लो बच्चों, रिएक्टिविटी सीरीज तुम लोग को याद होनी चाहिए। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ठीक है, ये मैंने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की तुम लोग को डेफिनेशन लिखवाई है कि वो क्या होती है, उसके बाद सीधा रिएक्टिविटी सीरीज दिखा दी है। अब मैं तुम्हें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करके दिखा देता हूं बच्चों। एक एक्टिविटी हमारे पास एक्चुअली में डिस्प्लेसमेंट में दो एक्टिविटीज हैं। ठीक है, मैं तुम्हें पहली एक्टिविटी करके दिखाता हूं। रिएक्शन पहली, एग्जांपल नंबर 1। इंपॉर्टेंट है बच्चों, एक्टिविटी है तो इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट होती है एक्टिविटी। हमारी एनसीईआरटी की हर एक एक्टिविटी, जो एनसीईआरटी है उसकी हर एक एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, देखो मैं क्या कह रहा हूं, मान लो ये एक बीकर है। ठीक है, मैंने कहा मान लो ठीक है, मैंने कहा मान लो ये एक बीकर है। इसी तरीके का एक बीकर मैं यहां भी बनाने जा रहा हूं। ठीक है, इसी तरीके का बीकर मैंने यहां भी बनाया है। तो ऐसा मान लो हमारे पास दो बीकर्स हैं। ठीक है, ठीक है, मैंने कहा दोनों बीकर्स में, इस बीकर पे ध्यान दो आप लोग पहले। मैंने कहा मैंने इस बीकर में भरा हुआ है बच्चों कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। इस बीकर में CuSO4 सॉल्यूशन भर रखा है। क्या भर रखा है? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन CuSO4 इस बीकर में मैंने भर के रखा हुआ है। उम्मीद करते हैं आप लोग को दिख रहा होगा। ब्लू कलर थोड़ा कम दिखता है, लेकिन इसमें कुछ दिखने का है नहीं, तो इसलिए मैंने ब्लू कलर का होता है तो ब्लू कलर से ही मार्क कर दिया है। मैंने कहा मेरे पास एक बीकर में ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था। इसके अंदर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है बच्चों, जो कि किस कलर का होता है? क्लियर बता दूं, ब्लू कलर का होता है। मैंने इस ब्लू कलर के कॉपर सल्फेट के अंदर एक लोहे की कील डिप करनी चाहिए। एक लोहे की कील, जिसको आयरन नेल कहते हैं हम लोग। यह है मेरी लोहे की एक कील। ठीक है, जिसको मैं इस बीकर के अंदर डिप करना चाह रहा हूं। ठीक है, ये आयरन नेल है, मैं इसको उसके अंदर ड्रॉप कर दूंगा बच्चों, गिरा दूंगा। अभी नहीं, थोड़ी देर में। ठीक है, मैंने कहा ये क्या है बच्चों? मैंने कहा ये है आयरन नेल। ये है आयरन
नेल, लोहे की कील है बच्चों, मैंने ये कील को डिप कर दिया, इस सॉल्यूशन में गिरा दिया। ठीक है, मैंने कहा जैसे ही मेरे पास सॉल्यूशन था कॉपर सल्फेट का, मेरे पास सॉल्यूशन था कॉपर सल्फेट का, उसमें मैंने आयरन की नेल डिप कर दी, मतलब उसकी रिएक्शन आयरन से करा दी। ठीक है, उसकी रिएक्शन आयरन से करा दी। मैंने चेक किया, मैंने कहा क्या आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है? मैंने कहा क्या आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है? मैंने कहा बिल्कुल होता है, कॉपर जो है वो बहुत नीचे है, आयरन जो है वो बहुत ऊपर है। मैंने कहा कॉपर जो से ज्यादा रिएक्टिव आयरन होता है, इसका मतलब है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी। आयरन क्या करेगा, कॉपर की जगह ले लेगा और बना लेगा FeSO4 आयरन सल्फेट। ठीक है, प्लस कॉपर मेटल को अलग कर देगा। इसको कहते हैं बच्चों डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मैंने कहा क्या हुआ, मेरे पास ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था, मैंने उसमें आयरन नेल डिप करा। आयरन नेल मतलब उसका फॉर्मूला आयरन ही होगा। आयरन नेल होता है बच्चों ग्रे कलर का, लोहा ग्रे कलर का होता है बच्चों, ग्रे। ठीक है, मैंने कहा ग्रे कलर का था आयरन नेल। किस कलर का था? ग्रे कलर का था। मैंने नोटिस किया इसके दौरान फेरस सल्फेट बन गया सॉल्यूशन। अब आयरन सल्फेट की जगह फेरस सल्फेट का है। जब कील इसके अंदर डूब गई ना बच्चों, तो रिएक्शन हो गई ना इनकी आपस में, तो सॉल्यूशन अब कॉपर सल्फेट के बदले आयरन सल्फेट बन गया FeSO4। और FeSO4 का जो कलर होता है बच्चों ग्रीन कलर का होता है। तो कहते हैं जब हम आयरन नेल को ब्लू कलर के कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप करते हैं ना, तो उसका कलर चेंज हो जाता है, वो ब्लू से ग्रीन हो जाता है, वो ब्लू से ग्रीन हो जाता है। उसका पीछे कारण है बच्चों, क्योंकि आयरन जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, और वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। आयरन जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है और आयरन सल्फेट बना लेता है, जो कि ग्रीन कलर का होता है, इसीलिए कलर चेंज लगता है हमें उसका। अब हमें रिएक्शन होती हुई तो दिखेगी नहीं। ठीक है, अब हमें रिएक्शन होती हुई तो दिखेगी नहीं। मैंने कहा इसका नाम है फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट, यह है कॉपर मेटल, कॉपर। फेरस सल्फेट होता है बच्चों ग्रीन कलर का। होगा क्या, होगा ये, जब हम एक आयरन नेल जो कि ग्रे कलर का था उसको ब्लू कलर के कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप कर देंगे, तो हमें जो सॉल्यूशन बन जाएगा वो ब्लू कलर का बन जाएगा, क्योंकि वो अब FeSO4 सॉल्यूशन है। और इस आयरन नेल पे मैं रेडिश ब्राउन कलर की एक कोटिंग ऑब्जर्व करूंगा। इस आयरन नेल पे रेडिश ब्राउन कोटिंग, मैं कह रहा हूं इस आयरन नेल पे रेडिश ब्राउन कोटिंग इज ऑब्जर्व। मैंने रेडिश ब्राउन कलर की कोटिंग कर दी है, देखो आयरन नेल पे रेडिश ब्राउन कोटिंग ऑफ कॉपर, क्योंकि कॉपर का कलर होता है रेडिश ब्राउन। कॉपर का कलर कैसा होता है, तुमने देखा होगा बर्तन घर में कॉपर के, रेडिश ब्राउन कलर का होता है कॉपर। ठीक है, मैंने कहा फेरस सल्फेट सॉल्यूशन है ये। मैंने कहा किस कलर का होता है फेरस सल्फेट सॉल्यूशन? मैंने कहा फेरस सल्फेट सॉल्यूशन होता है ग्रीन कलर का। ये आयरन नेल है। मैंने कहा अ रेडिश ब्राउन कोटिंग ऑफ कॉपर इज ऑब्जर्व्ड। ठीक है, वैसे लिखने की जरूरत नहीं है ये बात, मैं इस बात थ्योरेटिकली लिख दूंगा ना इसको यहां, इसकी थ्योरी में। ठीक है, बात क्लियर है बच्चों? बात क्लियर होनी चाहिए। तो ये रिएक्शन हो गई बच्चों मेरी इस टॉपिक से रिलेटेड। तो इससे क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन एनसीईआरटी क्वेश्चन है, व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंजेस? किस में बदलता है नहीं पूछता है, वो बस इतना कहता है व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंजेस व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। तो हम कहते हैं द कलर ऑफ, हम लिखते हैं बच्चों इसका आंसर, मैंने कहा द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंजेस फ्रॉम ब्लू टू ग्रीन। मैंने कहा
द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट, मैंने कहा द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंजेस फ्रॉम ब्लू टू ग्रीन when an iron nail is dipped in it. Iron nail is when an iron nail is dipped in it because iron is more reactive than copper. Therefore, displaces copper. Therefore, displaces copper from copper sulfate solution, therefore displaces copper from copper sulfate solution to form ferrous sulfate, which is green in color, to form ferrous sulfate which is green in color. Full stop. एक और बात बोली जाती है बच्चों, a reddish brown coating, a reddish brown coating of copper is also observed on the iron nail. Copper is also observed on the iron nail. On the color of copper sulfate solution changes from blue to green when an iron nail is dipped in it because iron is more reactive than copper, therefore displaces copper from copper sulfate solution to form ferrous sulfate या iron sulfate which is green in color. A reddish brown coating of copper is also observed on the iron nail. ठीक हो गया, ये एक्टिविटी है बच्चों हमारे कोर्स की. अच्छा, इसमें एक रिएक्शन में और ऐड कर दे रहा हूं बच्चों. क्या रिएक्शन है सुनना. मैंने क्या किया, जो FeSO4 बना है ना, उसकी रिएक्शन कॉपर से कराने की कोशिश की. उसकी रिएक्शन कॉपर से, जब अगर CuSO4 की रिएक्शन आयरन से हो जा रही है तो FeSO4 की Cu से कराने की कोशिश की. मैंने कहा कॉपर जो है वो आयरन से कम रिएक्टिव होता है, मतलब है वो आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा. मैंने कहा कॉपर जो होता है वो आयरन से कम रिएक्टिव, नीचे है तो कम रिएक्टिव होता है, तो वो आयरन को कैसे हटा सकता है, वो आयरन को नहीं हटा पाएगा. तो मैंने कहा जब इसकी रिएक्शन इससे कराऊंगा तो ये इसको नहीं हटा पाएगा, तो इसका मतलब है इसके दौरान आंसर आएगा नो रिएक्शन, ये रिएक्शन होगी ही नहीं. ठीक है, मैंने कहा रिएक्शन होगी ही नहीं. तो ये मेरा एग्जांपल 1 है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, और एक एक्टिविटी भी है. इसके बाद इसके एग्जांपल नंबर 2 की तरफ चलेंगे जो कि फिर से एक एक्टिविटी है. तो तब तक के लिए बच्चों प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन. प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन. उम्मीद करते हैं बच्चों आप लोगों ने नोट किया होगा मेरे साथ. इसको नोट्स बनाओगे तो बच्चों लास्ट में एग्जाम्स में पढ़ने में आसानी होती है. ठीक है, वरना काफी दिक्कत होती है. बुक से पढ़ना बहुत टफ होता है बच्चों, लास्ट मोमेंट में बुक्स बहुत डेंजरस नजर आती है आखिरी मोमेंट में. ठीक है,
तो मैंने कहा अब एग्जाम्पल नंबर डिस्प्लेसमेंट के एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ चलते हैं बच्चों। मैंने कहा अब डिस्प्लेसमेंट के एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। मैंने कहा इस बार क्या करना है, मैंने कहा इस बार एक एक्टिविटी हमने और पढ़नी है। ठीक है, मैं फिर से एक डायग्राम बनाने जा रहा हूं। एक एक्टिविटी हमने यहां पे और पढ़नी है, थोड़ा आप लोग भी उसमें हमारा साथ दोगे, देखोगे थोड़ा डायग्राम भी लेंदी है। ठीक है, फिर उसमें हमें थ्योरेटिकली चीजें लिखनी भी पड़ती हैं। ठीक है, मैं डायग्राम बना रहा हूं बच्चों एक। ये एक्टिविटी है बच्चों, हाँ फिर से मैंने कहा ये एक टेस्ट ट्यूब है जिसको मैंने एक टेस्ट ट्यूब होल्डर में रखा हुआ है, टेस्ट ट्यूब होल्डर और टेस्ट ट्यूब स्टैंड के ऊपर। ठीक है ना, ठीक है, ठीक हो गया। एक टेस्ट ट्यूब स्टैंड है और ये एक टेस्ट ट्यूब है। इस टेस्ट ट्यूब को मैंने इस टेस्ट ट्यूब स्टैंड में रखा हुआ है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है बच्चों। ठीक है, अभी मार्क करता हूं इंपॉर्टेंट। और कुछ लोग इसको टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस भी कहते हैं, कुछ लोग इसको टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस भी कहते हैं। ऐसा कहते हैं बच्चों, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर मैंने सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 भरा हुआ है। ठीक है, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर मैंने सल्फ्यूरिक एसिड भरा हुआ है बच्चों, सल्फ्यूरिक एसिड नोन एज H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड भरा है बच्चों। ठीक है, ये मैंने इसमें सल्फ्यूरिक एसिड भर दिया है। ठीक है ना, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, मैंने इसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड भर दिया है बच्चों। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। मैंने कहा जब कभी भी मैं सल्फ्यूरिक एसिड लूं H2SO4 और उसकी रिएक्शन जिंक से कराऊं, जिंक से, इसमें जिंक के कुछ टुकड़े डाल दूं इस सल्फ्यूरिक एसिड में,
मैंने कहा चेक कर लो, जिंक जो होता है वो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होता है। मैंने कहा चेक कर लो, जो जिंक होता है, जिंक वो हाइड्रोजन से कहीं ज्यादा रिएक्टिव है, कहीं ज्यादा। ठीक है, तो जिंक ज्यादा रिएक्टिव होता है बच्चों। तो मैंने कहा क्योंकि जिंक ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो जिंक जो है, जिंक सल्फेट बना लेगा ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करने लगेगा। हाइड्रोजन गैस बनाने का एक तरीका है बच्चों ये। ठीक है, ZnSO4 प्लस H2SO4, सॉरी H2O। H2SO4 में जब हम जिंक के छोटे छोटे टुकड़े डालते हैं, तो मैंने कहा वो जिंक सल्फेट बनाता है और उसके दौरान हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ठीक है, यह सल्फ्यूरिक एसिड, यह जिंक, यह जिंक सल्फेट, यह है हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन, यह है हाइड्रोजन गैस। ठीक हो गया। मैंने कहा ऐसा होता है, तो ये बात मुझे तुम्हें यहां करके दिखानी है। मैंने क्या किया, सल्फ्यूरिक एसिड में छोटे छोटे जिंक के गोले 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 से बॉल्स डाल दिए, गोल गोल बॉल्स। दीज बॉल्स आर नोन एज जिंक ग्रेनुअल्स, जिंक के छोटे छोटे टुकड़े, जिंक ग्रेनुअल्स कहते हैं इनको हम लोग केमिस्ट्री में। इनको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, इनको हम लोग कहते हैं जिंक ग्रेनुअल्स। ठीक है, इनको कहा जाता है जिंक ग्रेनुअल्स। इसमें डाले, मैंने कहा जैसे इसमें डाले, इस सॉल्यूशन से गैस रिलीज होने लगी। मैं वो गैस को बाहर नहीं जाने देना चाहता, मैं उस गैस को रोकना चाहता हूं किसी तरीके से। और रोकने के बाद, रोकने के लिए मैंने ऊपर एक रबर का कॉर्क लगा दिया है। मैंने रोकने के लिए ऊपर एक रबर का ढक्कन जैसा, नोन एज रबर कॉर्क लगा दिया है। ठीक है ना, मैंने ऊपर एक रबर का कॉर्क टाइप का कुछ लगा दिया है। ठीक है, इस रबर कॉर्क ने क्या करा, इसने जाने नहीं दिया बच्चों गैस को, कहीं अंदर स्टोर होने दिया। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसके अंदर एक ट्यूब डाल दी छोटी सी, जो ये गैस जो प्रोड्यूस हो रही है ना, जो इसको उठा के लेके बाहर आ पाए, जिसको मैं जहां ले जाना चाहूं वहां ले जा पाऊं अपने टारगेटेड जगह पे। ठीक है, तो ये गैस को जहां मैं अब ले जाना चाहूं, ये मेरे साथ वहां जा सकती है। इसीलिए मैंने क्या किया, एक सेकंड रुको, डायग्राम बना ही रहे हैं तो अच्छा ही बनाते हैं, है ना, सफेद ही बनाते हैं बच्चों। ठीक है, मैं इस गैस को एक ट्यूब की मदद से कहीं लेके जाना चाह रहा हूं। ठीक है, मैं इस गैस को इस ट्यूब की मदद से कहीं अपने साथ लेकर के जाना चाह रहा हूं। मैं इस गैस को इस ट्यूब की मदद से लेके जा रहा हूं, और कहां क्यों अभी समझ में आएगा आप लोगों को। मान लीजिए मैं इस गैस को इस ट्यूब की मदद से एक जगह लेके जाना चाह रहा था। ठीक है, वहां मैं इसको लेके आ रहा हूं धीरे धीरे। और यहां पे मैंने एक बीकर रखा हुआ है, यहां कहीं पे मैंने एक बीकर रखा है बच्चों। क्यों रखा है अभी बताऊंगा। यहां पे मैंने एक बीकर रखा हुआ है, एक बीकर है जिसमें मैंने साबुन का पानी बना के रखा है, सोप सॉल्यूशन। जिस बीकर में मैंने साबुन का पानी बना के रखा हुआ है बच्चों, ये वो बीकर है, इसमें सोप सॉल्यूशन है बच्चों। क्या है इसके अंदर,
सोप सॉल्यूशन, साबुन का पानी। ठीक है, ये साबुन का पानी है, सोप सॉल्यूशन कहते हैं बच्चों उसको। ठीक है, ये इसके अंदर सोप सॉल्यूशन है, सोप सॉल्यूशन मैं मार्क कर देता हूं। यह है बच्चों साबुन का पानी, जिसको सोप सॉल्यूशन कहते हैं, सोप सॉल्यूशन। ठीक हो गया। मैंने मैंने इस ट्यूब को इस सोप सॉल्यूशन में डिप करना चाहा, किसी तरीके से इस ट्यूब को लाके मैंने चाहा कि मैं इसको इस सोप सॉल्यूशन में डिप करूंगा। ठीक है ना, देखो मैंने चाहा मैं किसी भी तरीके से इस ट्यूब को इस सोप सॉल्यूशन में भैया डिप करूंगा, मैं कैसे भी करूंगा। ठीक है, दो बातें नोटिस करना बच्चों। पहली बात, मैंने उस साइड ये ट्यूब को सॉल्यूशन में डिप नहीं किया है, हवा में रखा है, और इधर मैंने इस ट्यूब को सॉल्यूशन में डिप किया है। ये बात नोटिस करना, हाँ बच्चों, ये बात नोटिस करने के लायक है। ये बात नोटिस करने के लायक है कि आपको उसको नोटिस करना है। ये मैंने ऐसा किया है, क्योंकि करके किया है ऐसा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैंने ऐसा नहीं करके किया है, मैंने ऐसा करके कर रखा है बच्चों। ठीक है, ये गैस जो है मेरी यहां बबल हो जाएगी, मतलब इस सॉल्यूशन में जाएगी, यहां से निकल के यहां प्रेशर बनेगा, ये गैस यहां से निकल के यहां जाएगी। ये लाल रंग का ढक्कन जैसा क्या है, ये है रबर कॉर्क, ये है रबर कॉर्क। अच्छा, और ये जो ट्यूब जैसी है, ये ट्यूब क्या है, इसको कहते हैं बच्चों हम लोग केमिस्ट्री में डिस्चार्ज ट्यूब, इसको कहते हैं डिस्चार्ज ट्यूब कहते हैं बच्चों, इसको कहते हैं डिस्चार्ज ट्यूब। ठीक है, मैंने कहा ये एक बीकर है, मैंने कहा ये एक बीकर है, बीकर क्या है, बीकर है। तो मैंने कहा मैंने क्या किया, मैंने कहा मैंने क्या किया, इस बीकर में सोप सॉल्यूशन में मैंने इस गैस के बबल्स को डाला। जब मैं ऐसा करूंगा बच्चों, तो मेरे ना गोल गोल सोप के बबल्स बनेंगे बच्चों, बबल्स बनने लगेंगे सोप के। क्यों, क्योंकि गैस भरेगी साबुन के पानी, जैसे मैं साबुन के पानी हाथ में लूं और उसको ऐसे फुलाऊं तो बबल्स बनते हैं बच्चों। वो हमारे जो एग्जीबिशंस होते हैं उसमें भी ना छोटे डब्बी सी मिलती है, जिसमें वो एक डिप करते हैं और ऐसे फूक मारते हैं। अब तो एडवांस आ गई है वो चीजें, हमारे टाइम पे यही मिलती थी, डिप करते थे, फूक मारो तो बबल्स उड़ते थे। ये वैसे ही बबल्स बन रहे हैं, फूक मारने की वजह से बनते थे, यहां गैस बबल हो रही है उसके अंदर तो बन रहे हैं। बात क्लियर है। मैंने कहा ऐसे करके मुझे कुछ सोप बबल्स बनेंगे, बन के मिलेंगे। ठीक है, मैंने कहा कुछ इस तरीके से मुझे सोप के बबल्स मिलेंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से मुझे सोप के बबल्स मिलेंगे। मैं इनमें से किसी एक बबल के पास एक जलती हुई मोमबत्ती ले गया बच्चों, मैं इनमें से किसी एक बबल के पास जलती हुई मोमबत्ती ले गया बच्चों। ठीक है, 1 मिनट का समय दो। मैं इनमें से किसी एक बबल के पास एक जलती हुई मोमबत्ती ले गया। ले जाने से क्या हुआ, मैं एक मोमबत्ती बनाता हूं बच्चों, कैंडल बनाता हूं एक। एक सेकंड का समय दो, हाँ।
मैं एक बर्निंग कैंडल लेके चला गया बच्चों, मैं किसी सोप बबल में उंगली भी लगा दूं तो वो फट जाती है, कैंडल से तो वो ऑब्वियस सी बात है ब्लास्ट करेगी बच्चों, बबल फट जाएगा। ठीक है ना, ऑब्वियस सी बात है बच्चों, कैंडल से कंफर्म खबर है वो बबल ब्लास्ट कर जाएगा बच्चों, कंफर्म बात है ये। ठीक है, कैंडल ले आया, बर्निंग कैंडल। अच्छा, जैसे ही मैं इसको इसके पास ले गया, मैंने नोटिस किया ये जो बबल है ये ब्लास्ट कर गया, ब्लास्ट, सोप बबल बर्स्ट। मैंने कहा मैंने नोटिस किया, क्या हुआ? मैंने कहा मैंने नोटिस किया कि ये सोप बबल जो है बर्स्ट, प्रोड्यूसिंग a पॉप साउंड एंड अ लिटिल एक्सप्लोजन, हल्का सा धमाका भी होगा बच्चों, लिटिल, प्रोड्यूसिंग अ पॉप साउंड एंड अ लिटिल एक्सप्लोजन। ठीक है, ये आप लोग के सामने पूरा डायग्राम है बच्चों। ठीक है, हुआ क्या, मैंने तुम्हें ये दिखा दिया। मैंने कहा सल्फ्यूरिक एसिड था, उसमें जिंक के ग्रेनुअल डाले तो उसके दौरान एक गैस बनी। अब देखो मैं ये एक्टिविटी क्यों कर रहा हूं, मैं ये इस टॉपिक को एग्जाम्पल जो मेरा 2 है, इसको कहते हैं टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस, नाम से भी जाना जाता है। इसको कुछ लोग हाइड्रोजन गैस का टेस्ट भी बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं इसको कुछ लोग? अभी छोटा होता है तो मैं ट्राई करता हूं डायग्राम। ठीक है, होना चाहिए वैसे, मेरे ख्याल से प्रोपोर्शनली छोटा हो रहा होगा। ठीक है, कुछ लोग इसको ना बच्चों, कुछ लोग इसको टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस भी बोलते हैं, कुछ लोग इसको टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? टेस्ट फॉर, क्यों बोलते हैं बताता हूं। मैंने कहा यहां मैंने जब इस देखो, एक तुम्हारे सामने एक्टिविटी चल रही है, सल्फ्यूरिक एसिड लिया गया है इसके अंदर, इसमें जिंक के टुकड़े डाले, मैंने देखा इस टेस्ट ट्यूब के सॉल्यूशन से इफरवेसेंस हो रही है। केमिस्ट्री में एक शब्द होता है बच्चों नोन एज इफरवेसेंस। इफरवेसेंस मतलब होता है बुदबुदाहट, सॉल्यूशन से बबल्स निकलना, दैट इज नोन एज इन केमिस्ट्री इफरवेसेंस। अब उससे साबित होता है सॉल्यूशन के अंदर गैस बन रही है। अब मुझे उस समय ये थोड़ी ना दिखाई देता है ना बच्चों की वो गैस कौन सी है। यार तुम देख के बता दोगे क्या जो बबल्स निकल रहे हैं गैस काई की है? तुम तो पानी के अंदर मुंह डालो, फूंक मारो, बुलबुले उससे भी उठते हैं, तो कौन सी गैस है पता है क्या तुम्हें? कुछ नहीं पता बच्चों। तो यहां पे तो और भी नहीं पता, एक्टिविटी चल रही है क्योंकि। तो ये पता लगाने के लिए कि ये गैस जो बनी, वो तो हमारा सौभाग्य है कि हमें रिएक्शन पहले से मैंने लिख दी और हमें आती थी, तो हमें पता है गैस हाइड्रोजन बनी है। लेकिन अगर ये नहीं होती तो क्या पता हम उस समय तक यहां तक पहुंचे ही ना होते जब एक्सपेरिमेंट हुआ हो, है ना, हमें पता ही ना हो। रिएक्शन एक्सपेरिमेंट के बाद बनाई जाती है ना, पहले थोड़ी ना बना देते रिएक्शन। सॉरी बच्चों। तो मैंने कहा टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस है, मैंने कहा जो गैस बनी उसको मैं इस रबर कॉर्क की मदद से रोक के इस ट्यूब से ले गया अपने साथ, इस सॉल्यूशन में बबल करी। ये जो मेरे बबल्स बने हैं ये है सोप बबल्स फिल्ड विद गैस। ये बबल्स क्या है? मैंने कहा ये जो बबल्स बने हैं, मैंने कहा ये जो बबल्स बने हैं एक मिनट का समय दो। मैंने कहा जो ये बबल्स बने हैं ये है सोप बबल्स। क्या है ये? सोप बबल्स फिल्ड विद गैस। ये सोप बबल्स हैं फिल्ड विद गैस। कौन सी गैस? जो यहां बनी होगी, मुझे उसका नाम नहीं पता अभी। जो यहां बनी होगी मुझे उसका नाम अभी नहीं पता है जी, नहीं पता है। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनोगे स्टूडेंट्स, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनोगे। अच्छा ये क्या है? मैंने कहा यह है टेस्ट ट्यूब स्टैंड, यह है टेस्ट ट्यूब स्टैंड। कहते हैं कि जब मैं इसके पास कैंडल लाया, बबल बर्स्ट करना चाहिए था खाली, लेकिन ये बर्स्ट करा, एक पॉप साउंड आई। पॉप, वो दिवाली में पॉप होते हैं ना, पॉपर्स होते हैं छोटे छोटे, उनको ड्रॉप करते हैं, पट्ट आवाज आती है, ऐसी आवाज आई और छोटा सा एक्सप्लोजन हुआ, पॉप साउंड और लिटिल एक्सप्लोजन। इस बात से ये कंक्लूजन निकलता है कि ये हाइड्रोजन गैस है। कैसे? सिर्फ हाइड्रोजन गैस एक ऐसी गैस है जो बर्न करती है, प्रोड्यूसिंग अ पॉप साउंड।
हाइड्रोजन इज अ फ्यूल और वो बर्न करता है प्रोड्यूसिंग अ पॉप साउंड। तो कंक्लूजन क्या निकला मैंने कहा कंक्लूजन क्या निकला वो भी देख लेते हैं। मैंने कहा सिंस ओनली हाइड्रोजन गैस burns producing a pop sound, comma therefore the gas produces hydrogen gas। ये कंक्लूजन है। therefore कंक्लूजन ये है कि जो गैस बनी है वो हाइड्रोजन गैस बनी है। ये मेरा इस सारी एक्टिविटी का कंक्लूजन निकला है कि जो गैस बनी है वो हाइड्रोजन गैस बनी है। मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है इस कंक्लूजन से। ठीक है, ये मेरा कंक्लूजन है बच्चों इस पूरे निष्कर्ष एक्टिविटी का। तुम्हारे सामने मैंने इसकी रिएक्शन भी लिखी हुई है। ठीक है ठीक है, तो बच्चों ये एक्टिविटी है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, एनसीईआरटी की एक्टिविटी है। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ठीक है, देखो आप लोगों ने देखा होगा बच्चों कि ये मुझे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शुरू करके खत्म करने में ही लगभग 50 मिनट लग गए होंगे। ठीक है, हमने कुछ बहुत पढ़ाया नहीं। देखो हमने क्या बताया, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, एक नई चीज, रिएक्टिविटी सीरीज कैसे याद करते हैं, उसका एग्जाम्पल 1 जो कि एक एक्टिविटी है और रिएक्शन भी है इसके अंदर, और ये एनसीईआरटी क्वेश्चन भी है कि व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंजेस व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट, ये उसका आंसर है। अलोंग विद रिएक्शन, केमिस्ट्री में ध्यान देना बच्चों, किसी चीज को लिखोगे तो रिएक्शन के सपोर्ट से लिखोगे। उसके बाद मैंने तुम्हें एग्जांपल 2 लिखाया, टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस है ये, कभी पूछ लेता है हाउ विल यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस, इससे एमसीक्यू आ सकता है, कुछ भी आ सकता है इससे। ठीक है, तो ये हमारा आज का रहा डिस्प्लेसमेंट। वैसे तो अभी इसके बाद डबल डिस्प्लेसमेंट है ना, लेकिन मैं टाइम की कमी के कारण आज इस लेक्चर को इससे बड़ा नहीं बना रहा हूं, बहुत जल्द बना दूंगा मैं। ठीक है, कल ही शायद मैं इसका अगला लेक्चर बना के उसमें डबल डिस्प्लेसमेंट, उसमें प्रेसिपिटेशन, उसमें न्यूट्रलाइजेशन, ये 3 रिएक्शन, और उसके बाद उसी के अंदर एक्सोथर्मिक एंडो, एटलीस्ट 5 रिएक्शन। अब छोटी छोटी है बच्चों, अब टाइम नहीं लगेगा। अब देखो कॉम्बिनेशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ये 3 रिएक्शन है, अकेली बहुत बड़ी होती है। ठीक है, और बाकी की बची हुई अब सारी छोटी छोटी होती है, बहुत टाइम नहीं लेती। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 2-3 लेक्चर में चैप्टर ही खत्म हो जाएगा, इतना बड़ा चैप्टर नहीं है। ठीक है, तो बच्चों हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में। आप लोगों से हमारी हमेशा से एक रिक्वेस्ट रही है, प्लीज बच्चों हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो, अपने फोन से सब्सक्राइब भी करा करो, घर वालों के फोन से भी सब्सक्राइब कर दो, इससे सब्सक्रिप्शंस बढ़ते हैं। ठीक है, रीच बढ़ती है। उसके बाद हो सके तो वीडियो को अपने स्टेटस में लगा दिया करो कि तुम्हारे साथ के बच्चे देख ले। कई बार ये टीचर्स के लिए भी हेल्पफुल रहता है, टीचर्स भी देखो कहीं ना कहीं से पढ़ते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई टीचर है वो किसी दूसरे टीचर की वीडियो नहीं देख सकता, ऐसा नहीं होता, वो सीखते भी हैं और टीचर्स आपस में ही एक दूसरे से चीजें सीखते हैं। और ऐसे ऐसे बच्चों तक पहुंचाओ बच्चों जो ट्यूशंस को अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि नेट बिल्कुल ऑलमोस्ट आजकल इंडिया में फ्री हो चुका है। और अपने बाहर के दोस्तों को, बाहर कोई कनेक्शंस हो, बाहर कोई रिलेटिव्स हो, जहां पे बच्चा 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, वहां भेजो बच्चों इस वीडियो को, उनसे कहो देखो इसको। ठीक है, अपने वहां शेयर करो जिससे हम बाहर को भी जा पाए,
इधर उधर आगे बढ़ पाए, ग्रो कर पाए आप लोग के साथ। आप भी आगे क्लासों में बढ़ोगे, हम भी इसमें ग्रो करेंगे। ठीक है बच्चों, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, उसको अपने स्टेटस में लगा दिया करो बच्चों। कुछ बच्चों से रिक्वेस्ट है मेरी है। ठीक है, मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में।